लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द माइनर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। और अगर आपको प्रमोशंस रिलेटेड सभी डिटेल चाहिए तो अभी के अभी लिखो प्रमोशंस और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी फंडा विद यू। सभी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आज की वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रस्ट अकाउंट। देखो, ट्रस्ट का मतलब ही पता लगता है जब किसी पर्सन के लिए आप एज अ ट्रस्टीशिप किसी चीज को रखते हो तो उसे हम ट्रस्ट कहते हैं। एंड ट्रस्ट के केस में वी आर हैविंग द डिफरेंट पार्टीज, वी कैन से लाइक वी आर हैविंग ऑथर। एक होता है हमारे पास ऑथर होता है, या फिर जिसको हम सेटलर बोल देते हैं। अब जो सेटलर है या फिर जो ऑथर होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है। ट्रस्ट को क्रिएट करने वाला पर्सन ये ऑथर है या सेटलर है। फिर होते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी वो पर्सन होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को, उस एस्टेट को मैनेज करेंगे, राइट। यानी कि ये एक तरह से होते हैं मैनेजर जो उस एस्टेट को मैनेज करने वाले पर्सन हैं। फिर होते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो पर्सन हैं जिनके बिहाफ पर किसी चीज को मैनेज किया जा रहा है। अब जिनको एक्चुअल में बेनिफिट मिलना था ट्रस्ट का, अब उनके बिहाफ पर जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाला कौन है, ये ट्रस्टी है। लेकिन ट्रस्ट को क्रिएट किसने किया था, ऑथर ने किया था, सेटलर ने किया था। एंड ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, दीज आर गवर्नड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। प्राइवेट ट्रस्ट जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आते हैं। एंड अगर हम पब्लिक या चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो वो स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आरबीआई की केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस भी एक्ट करती हैं एंड इनकम टैक्स एक्ट भी इनके ऊपर लागू होता है। एंड जो ट्रस्ट होता है वो खुद से कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन जो ट्रस्टी होता है, ठीक है, वो ट्रस्ट के बिहाफ पर एक्ट करता है, राइट। तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस्ट की बात करें, ठीक है, तो ट्रस्ट जो फॉर्म होता है या तो वो प्राइवेट ट्रस्ट होगा या फिर वो पब्लिक ट्रस्ट होगा। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर वो एक पब्लिक ट्रस्ट है, राइट, तो वो किसके अंदर आएगा, स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर आएगा। अगर वो प्राइवेट ट्रस्ट है फिर वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आएगा, राइट। सिंपल सा फंडा है। अब अगर आपने किसी ट्रस्ट को किसी स्पेसिफिक या आइडेंटिफाइबल बेनिफिशियरी के लिए क्रिएट किया, जैसे माइनर चाइल्ड का ट्रस्ट हो गया, फैमिली ट्रस्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी प्राइवेट ट्रस्ट। लेकिन अगर आपने जनरल पब्लिक के लिए किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी ट्रस्ट को क्रिएट किया, लेट्स से टेंपल है, गुरुद्वारा है, एजुकेशनल ट्रस्ट है, हॉस्पिटल ट्रस्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी पब्लिक ट्रस्ट। एंड थर्ड टाइप आप कह लो दैट इज चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, जो कि एजुकेशन पर्पस के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए या गरीबों की भलाई के लिए आपने क्रिएट किया है, ठीक है, उसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं। सो दोज आर द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू इट, राइट। एंड मोर ओवर इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रस्ट, तो पब्लिक ट्रस्ट के केस में जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज एक्चुअली मैंडेटरी। तब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और चैरिटी कमिश्नर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, वैलिड आपको सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना है तो। एंड अगर मैं प्राइवेट ट्रस्ट की बात करूं उसके केस में आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो चीज ऑप्शनल बन जाती है। एंड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट ट्रस्ट के केस में मैंडेटरी नहीं है। लेकिन देखो, एडवाइजेबल है अगर आपको लीगल क्लैरिटी चाहिए किसी ट्रस्ट को लेकर के किस पर्पस के लिए, तो वहां पर डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। पार्टीज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सेटलर होता है ऑथर जो कि क्रिएट करता है, ट्रस्टी जो मैनेज करता है, बेनिफिशियरी जिस पर्सन को बेनिफिट मिलना था उस पर्पस के लिए, राइट। एंड दैट्स द केस रिलेटेड टू इट। अब बात करते हैं उसके बाद कि इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्ट कब होएगी। लेट्स से ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। यानी कि अगर ट्रस्टी जो है इंसॉल्वेंट हुआ, लेट्स से पर्सन ए जो है वो इनसॉल्वेंट है। अब इसके केस में ना हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था, मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से यहां पर है एक ट्रस्ट अकाउंट और इस ट्रस्ट अकाउंट में पर्सन ए जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ ट्रस्टी, ये ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन हो गए इंसॉल्वेंट, इनका यहां पर हो गया बुरा हाल, ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, राइट। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि बैंक ने इनके एसेट के ऊपर काबू करना है। अब ये ट्रस्ट में जो पैसा पड़ा है ये इनका पैसा नहीं है, ये बेनिफिशियरीज के लिए पैसा है, तो इसके ऊपर क्या लागू होगा, रूल नहीं लागू होगा। सेम केस में अगर गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ पर्सन ए के नेम में, ठीक है, या अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ पर्सन ए के नेम में, तो क्या ट्रस्ट अकाउंट के ऊपर लागू होगा, नहीं लागू होगा, क्योंकि कैपेसिटी डिफरेंट है। यहां पर कैपेसिटी अलग है, वहां पर कैपेसिटी अलग है। सो दैट्स द केस। एंड सो क्राइटेरिया जो होंगे वो ट्रस्टी के ट्रस्ट एसेट्स के ऊपर क्लेम अपना रेज नहीं कर सकते कि भाई ये ट्रस्टी है, इस ट्रस्ट का ये पैसा में दे दो, तो उसके ऊपर आप लागू नहीं कर सकते चीज को। एंड इन केस अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाती है, लेट्स से अगर ट्रस्टी की डेथ हो गई है,
तो जो सक्सेशन आपका है डीड में जो प्रोविजंस दी गई हैं वो लागू हो जाएंगे। अगर सोल ट्रस्टी था तो एकदम से सभी आप ऑपरेशंस को बंद कर दोगे, लेकिन फिर बाद में नया ट्रस्टी अपॉइंट होएगा, फिर आप चलाओगे उस चीज को। एंड अगर मान लो प्री साइंड इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, तो चेक जो साइंड है बिफोर द डेथ, राइट, वो तो डेफिनेटली ऑनर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी वाला नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में फंडा क्या होता है कि लेट से पर्सन ए का इंडिविजुअल अकाउंट, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल अकाउंट, राइट, अब पर्सन ए ने चेक साइन किया था 12 जनवरी को, और 15 जनवरी को इनकी डेथ हो गई, और 16 जनवरी को बैंक को ये इंटीमेट हो गया कि भाई पर्सन ए की डेथ हो चुकी है। 17 जनवरी को एक चेक आ जाता है जो इन्होंने साइन किया था 12 जनवरी को, राइट, ये चेक आ गया 17 जनवरी को, बैंक को पता कि भाई डेथ हो चुकी है। तो अगर तो ये इंडिविजुअल अकाउंट है तो चेक को क्या कर दिया जाएगा, चेक को डिसऑनर कर दिया जाएगा अगर ये इंडिविजुअल अकाउंट है, राइट। क्योंकि क्यों किया जाएगा, बिकॉज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। बट ट्रस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट इज डिफरेंट थिंग और ट्रस्टी अलग है, राइट, तो उनकी कैपेसिटी सेम नहीं है। ट्रस्टी सिर्फ एक पर्सन है जो मैनेज कर रहा है, राइट। तो अगर मान लो डेथ हो भी जाती है ट्रस्टी की, तो प्रोविजंस के हिसाब से चलेगा, और पिछले जो साइन चेक थे वो तो आप डेफिनेटली उनको फॉलो करोगे। और लेकिन ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज के लिए डेलीगेशन नहीं अलाउ कर सकता, ठीक है, डेलीगेट नहीं कर सकता किसी पर्सन को। तो ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल अगर जो ट्रस्ट डीड है वो स्पेसिफिकली इस चीज को एक्सप्रेस करती है कि डेलीगेशन अलाउड है, राइट। यानी कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड होती है ना, ट्रस्ट के केस में होती है ट्रस्टी डीड होती है। क्या होती है? ट्रस्ट डीड, जिसको हम बोल देते हैं, राइट, दैट ट्रस्ट डीड इज देयर, कि भाई सब कामकाज उसी के हिसाब से होंगे। अगर ट्रस्ट डीड स्पेसिफिकली बोलती है कि ये डेलीगेशन क्लोज अलाउड है, कि भाई डेलीगेशन अलाउड है, तभी आप डेलीगेशन कर सकते हो, अदरवाइज डेलीगेशन कैन नॉट बी डन एट ऑल। क्लियर है चीज? देन फर्दर ट्रस्टीज बोरो नहीं कर सकते। जनरल रूल है, बोरोइंग एज पर डिफॉल्ट अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन तब रहेगी अगर ट्रस्ट डीड अलाउ करती है तो ट्रस्ट बोरो कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रस्ट जो है वो बोरो नहीं करते हैं। और ट्रस्ट का नाम कैसे होता है? जैसे मान लो एबीसी चैरिटेबल फंड, एबीसी फैमिली ट्रस्ट, या श्री कृष्ण एजुकेशनल ट्रस्ट, इस तरह से ट्रस्ट के नाम होते हैं। और मोड ऑफ ऑपरेशन जनरली क्या होता है? कोई भी ट्रस्टी ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकता है विद द चेयरमैन, या ट्रेजरर या सेक्रेटरी ज्वाइंटली करते हैं, या दो ट्रस्टी ज्वाइंटली करते हैं। तो इस तरह से इनका पर्टिकुलर पॉइंट चलता है। और ट्रस्ट अकाउंट के केस में नॉमिनेशन अलाउड नहीं होती है, बिकॉज ट्रस्ट जो होती प्रॉपर्टी होती है वो बेनिफिशियरी को बिलोंग करती है, दैट डज नॉट बिलोंग टू द ट्रस्टीज एट ऑल। तो वो आगे पैसे के लिए नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। एंड माइनर जो है वो ट्रस्टी नहीं बन सकते, दे कैन नॉट बी ट्रस्टी। माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है लेकिन माइनर ट्रस्टी नहीं बन सकता। एंड माइनर ट्रस्ट अकाउंट को ऑपरेट भी नहीं कर सकता। अगर ट्रस्ट माइनर के लिए है तो ट्रस्टीज जो है वो फंड्स को हैंडल करेंगे, ट्रस्टीज विल बी हैंडलिंग द फंड्स अगर ट्रस्ट माइनर के लिए है, राइट। एंड लोन मिल सकता है क्या ट्रस्टी को? यस, ट्रस्टीड अगर परमिट करती है तो लोन दिया जा सकता है। ट्रस्टीज उस केस में एक रेजोल्यूशन को पास करेंगे, पर्पस देखा जाएगा ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आपको कोलेटरल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझो केवाईसी एएमएल की क्या गाइडलाइंस है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट अकाउंट। व्हाट आर द केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस? देखो, आपको सेटलर, ट्रस्टीज एंड अगर बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइबल है तो उनके आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइबल है तो। अदरवाइज सेटलर के यानी कि जिसने क्रिएट किया ट्रस्ट वो, और ट्रस्टीज के आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, अदरवाइज नथिंग एल्स, राइट। और यहां पर ना ट्रस्टी जो ट्रस्ट होता है ना एक्चुअल में, दीज आर अंडर द इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। सिंपल सीडीडी नहीं लगता इनके ऊपर, इनके ऊपर इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस एप्लीकेबल होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो ट्रस्टीज होता है ना, ट्रस्ट होते हैं ना, ये स्क्रूटनी में रहते हैं, क्योंकि एनजीओ भी शामिल है इसमें, एफसीआरए की कंट्रीब्यूशन भी होती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट भी होते हैं, हाई रिस्क चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली रिस्क पॉइंट रहता है। और ट्रस्ट अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट रहेगा या फिर करंट अकाउंट रहेगा। देखो, पब्लिक ट्रस्ट के लिए तो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, अदरवाइज जनरली परमिसिबल जो है वो करंट अकाउंट होता है, एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है ट्रस्ट के नाम के ऊपर, ये चीज भी अलाउड है। एंड डेफिनेटली ट्रस्ट को हम टैक्स करते हैं, लाइक टैक्सेशन इसके ऊपर रूल एप्लीकेबल होता है। और ट्रस्ट जो होंगे अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे, उनको
ट्रस्ट का पैन कार्ड देना पड़ेगा एंड टैक्स जो है वो ट्रस्ट की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कितना लगेगा। लाइक अगर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है तो उसके केस में चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए सेक्शन 11 और 12 के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है, या 80G के केस में डोनर एग्जाम्पशन मिल जाती है, जो डोनेट करते हैं ना उनको भी एग्जाम्पशन मिलती है इन केस ऑफ द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेक्शन 11-12 के अंदर चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए और 80G के अंदर डोनर एग्जाम्पशन होती है। लेकिन अगर प्राइवेट ट्रस्ट है, राइट, तो उसको हम एओपी की तरह टैक्स करते हैं बहुत से केसेस में, राइट। तो ये फंडा समझने वाले हैं, दैट्स द पॉइंट रिलेटेड। आई होप कि आपको यहाँ पर ट्रस्ट के साथ रिलेटेड सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कोई पर्सनल ट्रांसफर अलाउड नहीं है, प्रॉपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, डीड के साथ प्रॉपरली कंप्लाई करना पड़ेगा बैंक को, राइट। सो यहां पर ये पॉइंट था। अब देखो यहां पर ना समरी है, एक समरी को समझने की कोशिश करो। एज ऑफ मेच्योरिटी क्या है, 18 साल की है। क्या माइनर सेल्फ ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को, यस 10 ईयर्स या उससे प्लस कर सकता है। एंड 100% साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए अगर अकाउंट ओपन करना है। इंसॉल्वेंट पर्सन अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। एंड कोई लीगल बार नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट के केस में क्लियर मैंडेट होना काफी जरूरी है एंड सर्वाइवरशिप प्रोविजंस मैंडेटरी रहेंगी इन केस ऑफ मैंडेट। एंड फर्दर अगर ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है और पर्सन बी की हो जाती है डेथ, तो पैसा किसे मिलेगा, पर्सन ए को, एंड जो लीगल हेयर्स हैं बी के, लीगल हेयर्स ऑफ पर्सन बी, इनको ज्वाइंटली पैसा मिलेगा, इनको ज्वाइंटली पैसा मिलेगा, राइट। ये चीज समझने वाली है। एचएफ के बारे में समझो। एचएफ में सबसे महान कौन होता है, कर्ता, और कर्ता की लाइबिलिटी भी सबसे महान है, सबसे ज्यादा लाइबिलिटी है। लेकिन क्या एचएफ एक लीगल एंटिटी है अलग से, देखो बैंकिंग के पर्पस के लिए एंड टैक्सेशन के पर्पस के लिए आप इसको अलग लीगल एंटिटी मानते हो, लेकिन अदरवाइज नॉट। दैट इज व्हाई एचएफ जो है दैट कैंट बी अ पार्टनर, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर ये नहीं बन सकता। अच्छा, कर्ता कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। एंड को पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। को पार्टनर चेक को स्टॉप पेमेंट नहीं करवा सकते, राइट। दैट्स द डिफरेंट पॉइंट जो हमने अच्छे से कवर किए थे लास्ट वीडियोस में। माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, कोई लोन नहीं मिल सकता। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट सिर्फ 10 साल या उससे ज्यादा के ऊपर चलेगा, नहीं तो उससे पहले सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नहीं ओपन होगा। माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप बेनिफिट के लिए एंटर हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं कहलाएंगे। और मेजोरिटी डेट होने के बाद उनके पास 6 महीने का टाइम पीरियड होता है नोटिस देने के लिए। 6 महीने के बाद या तो वो कहेंगे यस आई वांट टू बी पार्टनर, तो शुरू से लायबिलिटी उनके ऊपर बन जाएगी। अगर वो कहते हैं नो, तो जब से उन्होंने नो बोला है तब तक की लायबिलिटी उनके ऊपर, अदरवाइज नॉट। अगर वो रहते हैं साइलेंट तो यही माना जाएगा कि वो पार्टनर नहीं बना जाते हैं और उनके ऊपर कोई लायबिलिटी तब उसके बाद से नहीं रहेगी। फिर गार्डियनशिप के बारे में समझो। इन केस ऑफ हिंदू लॉ नेचुरल गार्डियन कौन है, मदर है, फादर है, दोनों हैं। और फादर के जिंदा रहते रहते मदर भी गार्डियन बन सकते हैं। मुस्लिम लॉ के तहत फादर रहेंगे, उसके बाद फादर की विल के एग्जीक्यूटर एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर, बट नॉट मदर। ध्यान रखिएगा मुस्लिम लॉ के अंदर मदर नहीं रहेंगे। अगर मैरिड गर्ल है तो उसके केस में हस्बैंड की फैमिली की जो हायरार्की है वो लागू रहेगी, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो, राइट। एंड इन केस अगर कोर्ट गार्डियन है, कोर्ट गार्डियन विच आर बेसिकली अपॉइंटेड बाय द अंडर द गार्डियन एक्ट, ठीक है। ट्रस्ट के की पॉइंट समझ लो। गवर्निंग डॉक्यूमेंट कौन से, ट्रस्ट डीड है मेन, पावर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जो क्लियरली बताई जाएंगी, एंड बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा डीड की प्रोविजंस को। पब्लिक ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। और सर्टिफिकेट आपको चाहिए फ्रॉम द चैरिटी कमिश्नर अगर आप एक पब्लिक ट्रस्ट हैं तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। एंड ट्रस्टी ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन क्या है, कोई अपनी ड्यूटी को डेलीगेट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस नॉट परमिटेड बाय द डीड। एंड ये पैसा बोरो नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस नॉट परमिटेड बाय द डीड। एंड जो भी पर्पस होगा, देखो अगर अलाउ करती भी डीड तो पर्पस मस्ट बी अलाइनिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट डीड। एंड मोर ओवर कोलेटरल भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ट्रस्ट को लोन मिलेगा। एंड ट्रस्टी का पर्सनल कंडक्ट क्या रहेगा, सेपरेट फंड्स है, इनकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी रहती है उसके अंदर करते हैं। एंड अगर ट्रस्ट जो है ट्रस्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हो भी गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि आप ट्रस्ट के पैसे से पैसा निकाल लोगे, तो वहां पर एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बैंक को ट्रस्ट डीड को वेरीफाई करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस पर्सनल अकाउंट में पैसा ना जाए ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ट्रस्टी की डेथ से पहले कोई इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया था तो उस इंस्ट्रूमेंट को भाई वैलिडली करार किया जाएगा। एंड अगर लोन दिया जाएगा तो पर्पस के साथ अलाइन करे, ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दीज ऑल द केसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी पिछली वीडियोस भी अच्छी लगी तो जल्दी से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। आपको लिखना है प्रमोशंस, ठीक है, और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। यहाँ पर भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे यहाँ पर पीडीएफ्स अवेलेबल है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।